हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सीएस की सीरीज़ के बाद हमारी जो फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है PH101, इसका जो लेक्चर नंबर 15 ऑसिलेशंस 1 के मतलब जो है हम इसको आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आपने फाइनल टर्म के अंदर क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से या ईमेल पर रब्ता करके फाइनल टर्म की क्लासेस जो कि आपको टोटली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी, आपको उसके लिए सीरीज़ बाय करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आपको एक फ्री सीरीज़ मिल रही है। ये जो सीरीज़ है अभी आपको कुछ बच्चों को फ्री मिल रही है, और जो क्लासेस के अंदर बच्चे ऐड हैं उनको ये पेड मिल रही है। तो नेक्स्ट इन फ्यूचर आपके लिए जो फाइनल टर्म की सीरीज़ होगी वो आपको पेड मिलेगी, और आपका जो कम्प्लीटली प्रोसेसिंग होगी आपकी ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे दूसरे चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं, उस पर आपको फ्री काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दूसरे चैनल का, उस पर आपको तमाम चीज़ें फ्री मिलेंगी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ओसिलेशन हमारे पास वन है। बेसिकली ये जो दो चीज़ें हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इसको क्लियर करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक छोटा सा जैसे कि हमारे घर में कोई बाउल सिस्टम होता है। बाउल के अंदर हमने कोई एक मतलब छोटी सी कोई गोली, या हमारे पास कोई गेंद जिसे हम बॉल कहते हैं, उसको हमने उसके अंदर रख दिया, और हम उसको क्या करते हैं कि इसके अंदर जब छोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये कभी इधर को जाता है और कभी हमने क्या किया, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट से इसको छोड़ा और ये इधर को मूव करता है, फिर इधर को मूव करता है। इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन करता है। सम टाइम आप ये बात देख चुके होंगे कि आपने ऑसिलेशन के अंदर झूले देखे, आपने ऑसिलेशन के अंदर कई चीज़ें आपने देखी हैं जो कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लेती हैं और ये इंतहाई डाउन यानी कि अपनी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन यानी कि सबसे जो डाउन की पोजीशन है यहाँ पे आती है, फिर ये आगे की मूव करती है फोर्स की वजह से, और ये यहाँ पे आके फिर एक्सट्रीम, फिर ये वापसी मूव करता है। ठीक है, तो अगर हम करें कि इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो ये वाली है, और इसकी जो मीन पोजीशन है ये है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होती है मूव करने की इस बाल की, जब ये यहाँ पे आती है, इस बाल की जो स्पीड होती है वो जो है बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही होती है। लेकिन इस पॉइंट पे जाके इसकी जो फाइनल स्पीड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और फिर ये वापसी जब बैक वर्ड में ये मूव करती है, तो फिर इसमें यहाँ से इसकी जो स्पीड फिर मैक्सिमम स्टार्ट होती है, और ये यहाँ के इसकी स्पीड यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड फिर आगे मूव करती है, और यहाँ पे आके इसकी मिनिमाइज हो जाती है, और फिर ये रोटेट मैक्सिमम और मिनिमम इसी चक्कर में ये मूव करती रहती है। अब हमने देखना है कि इसी तरह हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे एक स्प्रिंग की हमें एक एग्जांपल दी गई है। हमारे पास यहाँ पे तीन उसने शक्लें बना दी हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला स्प्रिंग है जिसको हम नॉर्मल स्प्रिंग्स के साथ एक बॉक्स है जो हमने अटैच किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम इस बॉक्स को, ये स्प्रिंग है और ये बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे खींच दूँ आगे की तरफ, ठीक है, इस तरफ, तो ये जो इसका स्प्रिंग है बहुत ज़्यादा इस तरह से इधर को खींचा जाएगा, तो इसके अंदर एक हमारे पास एनर्जी पैदा होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आपके पास कोई इलास्टिक होता है, घरों के अंदर मौजूद होता है, या कोई स्प्रिंग होता है, उसे हम या तो प्रेस करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसको जब हम करते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी पैदा हो जाती है उसके अंदर, यानी कि स्टोर हो जाती है फोर्स, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर इधर को खींचेंगे छोड़ेंगे तो ये वापस इधर आएगा और फिर फौरी इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं इस पोजीशन से, इसको कंप्रेस कर दिया इधर को, ये स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस होकर जब छोड़ेंगे तो ये फौरी इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है इस पोजीशन को हम इसकी मीन पोजीशन कहते हैं, यानी कि इसकी जो जीरो पोजीशन है, रेस्ट में है, इसकी मीन पोजीशन है। और जब हम इसको छोड़ते हैं ये अपनी मैक्सिमम जहां तक जा सकता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर ये वापस आता है मीन पोजीशन पे, और फिर ये अपनी दूसरी तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। तो इसी तरह ये स्प्रिंग जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती ये मूवमेंट जारी रखता है। ठीक है, अब ये जो अपनी इस पोजीशन से लेके अब हमारे पास जो ऊपर दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को देखिएगा। इसके अंदर जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है, कहता है पीरियड टी विच इज टाइम फॉर कंप्लीटिंग द वन फुल साइकिल, यानी कि फुल साइकिल कह लो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं कि हमारी ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, ठीक है, और यहाँ से वापस इस पॉइंट तक आना, इसको कहते हैं कंप्लीट साइकिल।
वो टाइम जो एक कंप्लीट साइकिल को करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग की बात करें, ये जो हमारा स्प्रिंग दिया गया है, तो इसके लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड की जो हमारे पास डेफिनेशन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि जब हम इसको यहाँ से दबाते हैं तो इधर को जाना और इधर को जाना और अपनी पोजीशन पे आना एक वाइब्रेशन होती है। एक साइकिल या एक वाइब्रेशन, दोनों वर्ड लिख देने आपने, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, हमारा जो है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। उसके बाद हम टाइम पीरियड हमारा क्लियर है। द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है एफ इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/t। इसको टाइम पीरियड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये आपको पेपर में भी आ जाना है इंशाल्लाह, अगर आ गया तो बहुत ईजी है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड हमारा इतना होता है, टाइम पीरियड क्लियर है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। यानी कि मैंने कहा कि ये मेरा 1 सेकंड है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ये बॉल इधर को गई, इधर को गई, इधर को गई, इधर को गई। फर्ज करो कि इसने 1 सेकंड के अंदर 3 चक्कर लगा लिए। ठीक है, 3 वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। इट्स मीन कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है 1 सेकंड के अंदर। अगर 1 सेकंड के अंदर वो जितनी भी वाइब्रेशन या साइकिल कंप्लीट कर लेता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बना देता हूँ ना, नंबर ऑफ द वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड बाय बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये तकरीबन जो है ये देखिए कि रेसिप्रोकल है किसका? टाइम पीरियड का। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। अगर हम आपको कहें कि फार्मूला आपको कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि हमें एफ दिया हुआ है और 1/t कह देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि t को उधर ले जाता हूँ तो t इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब चेंजिंग फार्मूला के अंदर आपको पेपर के अंदर आए तो ये इस तरह से आ सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और जो टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है t की, उसको इक्वल टू आप 1 कह देंगे। तो ये तीनों क्विज के तौर पे आ सकते हैं। तो ये जो आपका पहला पॉइंट था ये आपका क्लियर है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये भी एक डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है इसको मैं कुछ सर्कल आउट कर देता हूँ ताकि आपको बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये तो हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, और हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको जो है मैं यहाँ पे आपको सर्कल आउट कर देता हूँ। ये 3 डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारी क्या है, कुछ डेफिनेशन है, और शॉर्ट क्वेश्चन और क्विज के तौर पे भी ये आ सकते हैं। ठीक है, और इसको पहले मैं सेट कर दूँ, और ये आपकी एक डेफिनेशन है। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट पे उसने आपको डेफिनेशन दे दिया एम्पलीट्यूड की। इसको पढ़िएगा, द एम्पलीट्यूड विच इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इसको यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एक पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी कि बाल को इस पोजीशन से लेके, मीन पोजीशन से लेके यहाँ तक, यहाँ आपने जो स्प्रिंग के अंदर चीज़ देखी है, ये स्प्रिंग है, इसकी मीन पोजीशन है ये सेंटर वाली, कौन सी? ये यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, ये इसकी सेंटर वाली पोजीशन है जिसको हम मीन पोजीशन कह सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन से लेके इसका इस साइड को जाना, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितनी दूर जा सकता है, इसको इसका एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, यानी कि अपनी इक्विलिब्रियम की या मीन पोजीशन से मैक्सिमम वो कितनी दूर तक जा सकता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और इसको डेफिनेशन को मैं एक चंद इजी अल्फाज में आपके लिए क्लियर कर देता हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लिख देता हूँ मैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको आप जो है सेव कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपनी अंदर उसमें ऐड कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की आइदर साइड, ये बात याद रखिएगा, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से लेके ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी दूर तक वो मूव कर सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, इसको डोनेट कुछ इस तरह से करते हैं, डोनेट नहीं, डिनोट, वर्ड्स स्लिपिंग स्लिपिंग, इसका जो हम एक्स है मोस्टली आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसको आप डोनेट करते हैं कुछ इस तरह से छोटे से एक्स के साथ, यानी कि ये एक्स नॉट हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये रिलेशन हमने पढ़ना है कि ये रिलेशन हमारा किस तरह से है और ये क्यों है। हमारे पास ये फोर्स और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है उसका जो हो मल्टीप्लीकेशन है उसकी बात करता है, और इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि क्या सीन है। हमारे पास जो फोर्स होती है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने आपको बता दिया था
उसकी वो जो पोजीशन है मैक्सिमम पोजीशन एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमें पता है कि हमने फोर्स को जब भी हमने ख़त्म करना है और हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना है, जिसको हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया, के। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि के कांस्टेंट लगा दिया और हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। ठीक है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस डिस्प्लेसमेंट के, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए हमने इक्वल लगाया और यहाँ पे के लगा दिया। ये जो के है हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने इसके काफ़ी सारे लॉ फिजिक्स के अंदर मतलब पढ़े होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनर्शिया, हुक्स लॉ, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, और इस तरह से आपने काफ़ी जो है लॉ पढ़े होंगे। तो ये है इसका कंप्लीट जो है फार्मूला आपका ये वाला है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, हम इसको कह सकते हैं, यानी कि वो जितनी वैल्यू स्टोर करता है। तो इसको यहाँ पे पढ़िएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके जो आपकी जो पोजीशन है एक्स कह दो, और माइनर चेंज के लिए उसने डेल्टा एक्स लगाया। अब यहाँ पे उसने एक माइनस का साइन लगाया। अब ये भी एक लॉजिक है, इसको मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ, ये माइनस का साइन क्यों लगता है। इसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं कि वैल्यू अपनी अपोजिट इलास्टिक फोर्स की वजह से वैल्यू को स्टोर करती है, तो वो जब भी हम बात करते हैं कि हमारी मीन पोजीशन जो है उससे हमने इस साइड को गया, मतलब जो भी वैल्यू है, जो भी पॉइंट इस साइड को गया, तो बॉडी ने जो उसकी वैल्यू स्टोर की वो पोजीशन में स्टोर करती है। इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बस लिख देता हूँ, आप इसको रटा लगा लें। तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा वो नेगेटिव में होती है, तो हम इसके लिए लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के और एक्स। ठीक है, मैंने एक्स लिखा, आप डेल्टा एक्स माइनर एक्स के लिए आपको बुक में दिया है और आप उसको लिख लें। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर। अब ये दोनों जो हैं इसके अंदर हमने देखना है कि क्या ये रिलेट करता है न्यूटन के सेकंड लॉ को। इसके लिए हमने इसका एक्सलरेशन मामला जो है उसको क्लियर करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम इसको ओल्ड वैल्यूज़ को जो है यहाँ से ख़त्म करके हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब देखिएगा, मैं इसको न्यूटन के सेकंड लॉ के बराबर लेके जाने की कोशिश करूँगा, उससे इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब हमारे पास एफ इज इक्वल टू एक्स, और ये है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2, इसको मैंने कह दिया। अब अगर हम बात करें कि दोनों अगर एफ बराबर हैं तो हम दोनों एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, ये एफ और ये एफ। अगर एफ एफ के इक्वल है तो फिर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो के एक्स है ऊपर वाली वैल्यू इक्वेशन 1 की, उसको मैंने इक्वल कर दिया एम ए के। ठीक है, एम ए की इक्वल मैंने उसको कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि एक्सलरेशन को मैंने यहाँ से गेट करना है, तो मैं एक्सलरेशन को रख लूँगा, बाकी वैल्यू सारी दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि ये एम जो है दूसरी साइड पे नीचे चला जाएगा, तो मैंने एक्सलरेशन को कुछ इस तरह से लिख दिया के और साथ में एक्स, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन जो है यहाँ पे मेरा मिस कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने उसको मिस कर दिया था, और इसको मैंने नीचे जो है लिख दिया के एक्स ओवर हमारी जो वैल्यू एम की है वो नीचे चली गई। अब ये जो उस बॉडी का मास होता है, जो मास बॉडी के अंदर मौजूद होता है, वो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सलरेशन के। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स जो हमारे पास है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी ये सारी स्केलर क्वांटिटी, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। अब हमारे पास है ए की वैल्यू के ओवर एम और एक्स, और यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो कांस्टेंट एक्स के साथ है, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू और एम ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक्सलरेशन है हमारे पास, बाकी ये क्या बच गया, एक्सलरेशन हमारे पास बच गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव एक्स की जो वैल्यू है। अब इस बात का आपको समझ आ जाएगा क्या सीन है। यानी कि जब भी हमारी, अब यहाँ पे छोटा सा बॉल बना लेता हूँ, वो जो बॉल बनाया था, कि अगर हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे मीन पोजीशन है ना, ये वाली मीन पोजीशन है, अगर बाउल हमारा इधर को बाल जाता है हमारा, ठीक है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सलरेशन है बैकवर्ड पे उसको जो खींच रहा है अपनी तरफ, एक्सलरेशन जो है उसका वो ज़्यादा हो रहा है। यानी कि वो बात कर रहा है कि जितनी बाल इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा उसका एक्सलरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो उधर को जा रहा है और एक्सलरेशन इधर को है, इधर को, ये नेगेटिव के अंदर है। तो ये हैंस हमने ये बात प्रूफ कर ली कि एक्सलरेशन जो है वो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमने प्रूफ बात कर दी। अगर आप कोई पूछ ले
तो यहाँ पे आप रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर जो एक्सेलरेशन का मामला क्लियर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सी चीज़ क्लियर कर दी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसको आप पढ़ लें, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। बिकॉज फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंट्रल पोजीशन, हमारे पास वो कहता है कि फोर्स हमेशा जो है वो सेंट्रल पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, ये बात सच है कि फोर्स हमेशा सेंट्रल पोजीशन की तरफ होती है, और इसीलिए एक्सेलरेशन जो है उसका नेगेटिव होता है। फोर्स ऑलवेज एक्ट रिटर्न द इक्विलिब्रियम, उसके बाद ऑसिलेशन जो है रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, इसलिए ये नेगेटिव है। उसके बाद वो बात करता है डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्यों शो करता है मैंने बताया है। उसके बाद पॉइंट ये हमारा क्लियर है, पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड मैटर जो है हमारा ये वाला मैटर आपको मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया। अब हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से आगे का स्टेप हम समझेंगे कि वो बात करता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, हमारे पास जो एनर्जी है वो हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास यहाँ पे एक इस वैल्यू को सेव करके मैं आपको वहाँ पे इसको सेव कर देते हैं ताकि आपके काम आ जाए। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे ना लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा स्पीड से लिख देता हूँ, आपको बाद में समझाता हूँ क्या सीन है। जागते रहो, हम लिखते हैं इसका टिक 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 टिक, जब डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़ीरो होती है, जब हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्स होती है या कुछ भी, यानी कुछ एक्स वगैरह वगैरह, तब के लिए जागते रहो, लेक्चर सुनो, दिल से सुनो, लेक्चर सुनो, जागते रहो। सो गए हो लाइक कर दो वीडियो को अच्छे से। इसका अब हम ले लेते हैं एवरेज, यानी कि दो तीन चीज़ें होती हैं उसका एवरेज लेना चाहिए, उसका यानी कि पता तो होना चाहिए कि कितनी वैल्यूज़ हैं, जितनी वैल्यू हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं, यानी कि बोथ का एवरेज ले लेते हैं। दोनों को हम करते हैं जमा, और ये जहाँ इसको अच्छे तरीके से लिख दूँ मैं यहाँ पे, और थोड़ा मसला होता है इसको सेट शूट करने के अंदर, यानी कि जल्दी जल्दी टाइम सेव करते करते हमारा अपना भी काफ़ी वेस्ट भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। ऑफ कोर्स आप लोगों ने इतनी फ़ीस पे की होती है, या आप लोगों ने इतना टाइम सेव किया होता है अपना, हमारे लिए दिया होता है हमें, ठीक है। और वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ही बेसिकली होती है, तो वर्क की क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एफ डी लिखा, आप एफ एक्स लिखिएगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ बाद में सारी बात। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ बतानी थी, तो मैंने जो है ना इसको कंप्लीट कर दिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका क्या सीन है इसके साथ। पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ रिलेट करती है, कुछ कंसेप्ट इस तरह से है कि हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो होती है मीन पोजीशन पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है मीन पोजीशन पे, या डिस्प्लेसमेंट एक्स होती है, दो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, या एक्स हो सकता है या एक्स ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसको आप एक्स का ही नाम दे दे दूसरी डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो हमारे पास जब एफ के एक्स हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है,
ठीक है। और इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जब हमारे पास ज़ीरो हो जाता है तो फिर ज़ीरो इस x की जगह पे आप पुट कर दें, क्या करें, ज़ीरो इस x की जगह पे पुट करें तो ये टोटल f जो है सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो पहली जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ गई। उसके बाद जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ x हो जाए, ठीक है, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ x हो जाए तो तब हमारे पास क्या सीन होगा, इसको यहाँ पे पहले मैं f जो है वो ज़ीरो लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था। तो अगर हम बात करें कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट x है तो फिर हमारी इक्वेशन ये वाली है, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नहीं कहता, मैं इसको वैसे ऐसे टिक कर देता हूँ। तो ये 0 और 1 दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज लेना चाहते हैं। तो एवरेज लेने के लिए हमें यकीनन पता है, एक चीज़ जमा करो फिर दूसरी जमा करो, अगर 3 है फिर तीसरी जमा करो और उतने भी तकसीम कर दो। तो 2 है तो तकसीम 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारे पास वैल्यू पहली 0 है और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है के एक्स, उसकी वैल्यू के एक्स की पुट कर दी और दोनों को डिवाइड कर दिया 2 पे, ठीक है। 0 जमा के एक्स और ओवर डिवाइड 2 पे हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास आ गया एफ की वैल्यू है के एक्स ओवर 2। दोनों जो हमारी मीन और एक्सट्रीम दोनों के लिए हमारी जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स है वो हमारे है के एक्स ओवर 2। हमारे पास हमें पता है कि वर्क इक्वेशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू होता है, यानी कि हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने डी लिखा है, आप एक्स लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास जो एफ है, एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है जो कि हमारे पास ये वाली है। तो एफ की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, इतनी सी जो अभी हमने नीचे निकाली है। ये एक्स थोड़ा सा इस साइड पे कर दो, ये एक्स डी की जगह पे मैंने लगाया, ठीक है, ये डी वाला एक्स है और एफ की जगह पे ये वाली वैल्यू, इतनी सी वैल्यू है, इतनी सी जो वैल्यू है वो मैंने ये उठा के ये वाली जो है मैंने पुट कर दी है, ठीक है। और ये जो डी की जगह पे मैंने एक्स लगा दिया और ये जो फोर्स एफ की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू वहां पे पुट कर दी है, ठीक है। इसको आपस में ज़रब दिया तो 1/2 के एक्स स्केयर वैल्यू होगी, एक एक्स और एक एक्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ और के कॉन्स्टेंट हमने लिख दिया और एक्स स्केयर लिख दिया। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो कि उसने हमें वर्क एज पोटेंशियल एनर्जी हमारे जो इक्वेशन है उसने इसको इस तरह से लिख दिया, यानी कि थोड़ी सी प्रोफेसर लेवल पे लिखता है लेकिन हमने उसको नॉर्मल कर दिया। डायग्राम जीरो एंड मिडल एटसेट्रा, यानी कि उसने दोनों सूरत हाल में लिख दी है कि अगर हमारी जीरो पे वैल्यू, मिडल पे जीरो, और यानी कि डायग्राम के अंदर सारा मामला उसने बता दिया। उसके बाद ये वैल्यू हमारी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ये वाला प्रोसेस जो है ये। अब ये जो हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी बात मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसके लिए क्या सीन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये एसएचओ आपका पुलिस स्टेशन वाला एसएचओ नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एसएचओ है। इसको या जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और ये एंगुलर वेलोसिटी वाला सीन है, मैं थोड़ा सा ये पहले बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसको अब मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, आपने पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, ये वाली वो होती है आपकी 1/2, ठीक है, सॉरी 1/t होता है, 2 नहीं, 1/t होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन जब हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेनी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ की जगह पे ये कुछ इस तरह से गैमा और ये इसको लिखते हैं। मेरे जहन से इसका सिंबल जो है वो याद नहीं, इसको क्या कहते थे, मेरे ख्याल से इसको गैमा और ये लैम्डा या कुछ इस तरह से कहते थे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, इसको इस तरह से लिख दिया ओमेगा, सॉरी हमने इसको ओमेगा लिखा और आगे हमने लिख देना है, पहले जो हमारी थी वो थी 1/t। अब जब एंगुलर है तो 2 पाई, क्योंकि हमारे पास सर्कल के अंदर जब चीज़ मूव करती है तो हमने उसका पाई रेडियन लेना होता है, तो 2 पाई/t, इसको आपने पक्का वाला रट्टा लगा लेना है। ये होती है हमारी एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी। इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से मैंने लिखा और जो हमारे पास यहाँ पे 2 जो है उसको मैंने साइड पे लिख दिया और जो ये वाली है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, ये और ये दोनों साइड पे कर दिए और जो टी है उसको मैं नीचे 1/t कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन क्या सीधी सीधी क्लियर हो गई है। तो अब ये वाला जो इतना सा टी है, अगर मैं कहूँ कि ये इसके बराबर था, एफ इज इक्वल टू 1/t, इसके बराबर था, यकीनन था, यस। तो अगर मैं इसकी जगह पे इस इतने से हिस्से की जगह पे एफ लिख दूं तो कोई हर्ज है, बिल्कुल हर्ज नहीं है। तो 2 को मैंने लिख दिया 2 पाई और आगे लिख दिया एफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे ये वाला क्विज आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एंगुलर हमारी
फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है 2 पाई एफ का, यानी कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ उसके अंदर मूव करती है गोल गोल चक्कर के अंदर, यहाँ पे कोई उसने फिगर हमें देनी चाहिए उसे, शायद हमें नहीं दी गई, कोई फिगर नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगुलर जो है हमारे पास उसकी बात नेक्स्ट देखते हैं ये क्या किया। इसको यहाँ पे मैथमेटिकली देखते हैं कि आपको मैंने पहले एक चीज़ पढ़ा दी थी, उसके अंदर हमारे पास आपने एक चीज़ पढ़ी थी, ज़रा देखिएगा, पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। आपने पढ़ा था कांस्टेंट होता है, आपने पीछे पढ़ा था कि हमारा कांस्टेंट x जो है वो एक्सप्रेशन के इक्वल था। ठीक है, आपको ये मैंने पहले इक्वेशन पढ़ा दी है। उसके बाद हमारा जो कांस्टेंट हमेशा हम लेते हैं, इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ख़त्म कर दें और उसके बाद हम लेते हैं एक लाइन लगाते हैं सेपरेशन के लिए, और जो हम एक इक्वेशन लिखते हैं आपने पढ़ी है k ओवर जो हमारे पास m और x वेक्टर, ये दूसरी इक्वेशन, इसको 1 कह देता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद बल्कि ऊपर वाली इक्वेशन को हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो ऐसे इसको बाद में हम कंपेयर करते हैं। ओमेगा स्केयर, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो हमारे पास ओमेगा स्केयर एक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ए के बराबर है इसलिए इनको बराबर लिख दिया मैंने, के एक्स एम, और इसको ओमेगा स्केयर और एक्स जो है ये दोनों आपस में कंपेयर हुए, एक्स एक्स से कैंसिल हुआ, के ओवर एम बच गया और हमारे पास पीछे रह गया माइनस ओमेगा स्केयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस रह गया था। उसके बाद जो हमारे पास ओमेगा स्केयर है, अगर हम इसका स्केयर रूट ले लें और ये के ओवर एम हो जाएगा। ठीक है, के ओवर एम, इसको जो है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है आपका ओमेगा स्केयर जो है इक्वल है के ओवर एम। ये पॉइंट आपका क्लियर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, ये चीज़ आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे उसने इक्वेशन दी है, यहाँ पे वो शैल फर्स्ट लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट कोस जो हमारे पास है यहाँ पे उसकी बात कर रहा है वो। यहाँ पे देखिएगा इसको कि हमारे पास ये जो डी डी टी, यानी कि उसने बोला डिफरेंशिएट करो कोस ओमेगा टी को, कोस ओमेगा टी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको डिफरेंशिएट जब भी करेंगे ना तो कोस के हमारे पास ना फार्मूला आता है, कोस की जब भी हमने डेरिवेशन इसका लेना है तो इसने साथ में माइनस देना है, और साइन हमने ये हमें देगा, ये क्विज के तौर पे बता रहा हूँ, साइन ओमेगा टी, और साथ में हमें यानी कि जो फर्दर अगर टी के लिहाज से करेंगे तो फर्दर हमें एक जो है यहाँ पे ओमेगा मिल जाना चाहिए अगर हम टी के लिहाज से करेंगे, और अगर हम ओमेगा के लिहाज से करेंगे तो यहाँ पे फर्दर हमें यहाँ पे एक टी मिल जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों के लिहाज से डिफरेंशिएट करने के लिए ये दोनों जो चीज़ें फर्दर जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट करें उसी के हिसाब से आपने फर्दर इसको आगे लिख देना है। तो आपको यहाँ पे इसका जो कोज ओमेगा टी है, अगर वो टी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर रहा है तो आपको साइन ओमेगा टी और फर्दर एक ओमेगा मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि अगर वो टी के लिहाज से कर रहा है तो फिर आपको ओमेगा मिलेगा, फिर ये टी नहीं मिलेगा, और अगर वो ओमेगा के लिहाज से कर रहा है तो फिर टी मिलेगा, ओमेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वो इसको डिफरेंशिएट कर रहा है किसके हिसाब से, टी के हिसाब से, डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू टी। अगर आपको मैथ अच्छे से नहीं आता तो आपको ये पूरा जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन स्किप कर देना चाहिए, ये वाला जो पूरा पोर्शन है पॉइंट नंबर 4 इसको भी स्किप कर दें। यहाँ पे सिर्फ आपने कोस ओमेगा टी का जो आंसर है एंड पे वो ये आंसर आपने देख लेना है। इसका आंसर क्या है कि कोस ओमेगा टी का जो आंसर है हमें हमेशा माइनस जो है कोस की वजह से आएगा, और उसके बाद ओमेगा जो है वो फर्दर वाला है, और साइन ओमेगा टी इसका आंसर है। अब ये आंसर आया कैसे, जो बच्चे थोड़े ज़हीन हैं जिनको मैथ अच्छा आता है डिफरेंशिएट आता है उनके लिए है कि यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले ये वाला देखिएगा स्टेप, हमारे पास है एक्स टी उसने हमें दिया है और कोस ओमेगा टी ये वैल्यू उसने हमें दी है एंड से पहले पहले इतनी सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, ये जो x है ना x की जगह पे हमने x प्लस टी कर देना, जहां जहां पे भी ये x है ना उसकी जगह पे आपने x प्लस डेल्टा टी यानी कि शॉर्ट इंटरवल के लिए आपने ये चीजें ऐड कर देना। तो इस इक्वेशन के अंदर t प्लस डेल टी कर दो, और ये जो कोस का t है इसके अंदर भी t प्लस डेल टी कर दो, तो आपको ये आगे एंड के बाद ये इतनी सी लाइन आपकी नई बन गई, क्योंकि t की जगह पे t डेल टी हो गया और यहाँ पे भी t की जगह पे t प्लस डेल टी हो गया। तो आपको यहाँ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए फार्मूला है कॉज ए, यानी कि ये कॉज ये सारी वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर ये एक वैल्यू है, यानी कि अंदर तो दो हैं लेकिन हम इसी को एक ही काउंट करेंगे, तो कॉज ए एक वैल्यू ये है और कॉज बी दूसरी वैल्यू ये है, तो हम इस पे फार्मूला लगाएंगे कॉज ए माइनस कॉज बी। ठीक है, और इसका फार्मूला आता है कॉज ए कॉज बी
और माइनस साइन ए साइन बी, इसी तरह उसको डिफरेंशिएट करके मुकम्मल। आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप मैथ के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है और ये वहाँ पे डिफरेंशिएट करने का भी नहीं कहा जाएगा, सिर्फ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो आपने आंसर याद करना है। तो ये वाला आंसर इसका याद कर लें, डिफरेंशिएट करना तो ये आप इसको खुद देख लें, मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो फर्दर अगर आपका मैथ वीक है तो इस तरह के क्विज को फोकस करें। साइन अगर हम यहाँ पे इसी तरह जैसे कि उसने साइन को कोस को किया था, कोस का लिया तो हमने साइन ले लिया, और अगर हम ये करते हैं कि अगर हम साइन की डेरिवेशन लेते हैं साइन की, तो उसके लिए हमें आएगा आंसर जो है वो आएगा हमें कोस मेगा टी, और फर्दर जो है इसको ये इस तरह से आ जाएगा। और जब ये साइन का करते हैं तो माइनस का सिंबल हमें नहीं मिलता। आप अगर मैथ जानते तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैथ नहीं जानते तो इतने नीचे के सारा सिलेबस आपके लिए नहीं है। जो इस चैप्टर का ऊपर वाला हिस्सा था वो आपके लिए था, बाकी आप क्विज करें, ठीक है, अगर आपका मैथ अच्छा है तो। अगर आपका मैथ अच्छा है तो नीचे वाला सारा कुछ पढ़ें, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं तो आप कोई ना कोई शॉर्ट क्विज और उनकी तरफ जाएं। और हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विज की, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्विज सीरीज का लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, उसके बाद ये साइन के लिए भी उसने बता दिया। साइन के लिए ये देखें ये वाला आ गया, ये आपको क्विज आ सकते हैं, ये भी क्विज आ जाना है और ये भी क्विज आ जाना है। उसके बाद हमारे पास है इफ़ यू डिफरेंशिएट ट्वाइस, अगर आप एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करते हैं ये आंसर आएगा, यानी कि डबल डेरिवेशन आप इसकी लेना चाहते हैं तो ओमेगा फिर स्केयर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो इतना सा प्रोसेस आगे आंसर आया, ये इसका जो ओमेगा है ये स्केयर में आ जाएगा, ये वाला आगे वाला। और दूसरा ये जो कोस के लिए ये भी स्केयर में आ जाएगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएट किया, ये आपको देखिए कितना इजी लिखा हुआ है, दोबारा डिफरेंशिएट किया, 0.5 आपका क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये जो इतना सा प्रोसेस है, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके काम का भी नहीं है इतना सा पोर्शन। ये क्या किया है, इसको छोड़ दें, आप सिर्फ यहाँ पे ये फार्मूला याद करें कि हमारे पास जो t इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। और अगर आप इसको 2 पाई को यहाँ पे रख लेते हैं, 2 पाई को आपने यहाँ पे रख लिया और आगे ये जो ओमेगा को इधर ज़रब दे दें दूसरी तरफ, तो उसके लिए उसने ये देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया, ओमेगा की जगह पे उसने ये पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला याद कर लें। उसके बाद ये फार्मूला अच्छे से देख लें, 1/2 पाई जो है हमारे पास k/m 1/t के लिए है, और ये t के लिए, ये सिंपल t के लिए था और ये 1/t के लिए, यानी कि उसने एक उसको उलट कर दिया है। 2 पाई नीचे आ गया, यहाँ पे m/k था, यहाँ पे k/m में उलट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा सिंपल ओमेगा का, यानी कि एक फार्मूला उसने आपको दे दिया, उससे आपने v की वैल्यू लेनी है, तो v होता है 1/t, ठीक है। और ये v की वैल्यू बना दी उसने, ये t की वैल्यू है, और ये ओमेगा की वैल्यू जो है उसने यहाँ पे बना दी, ठीक है। एक ही वैल्यू को उलट फुलट करके उसने आपको तीनों वैल्यू जो है वो सीधी उल्टी करके बता दी है। अगर आप ये सोचें कहाँ से है, तो सिर्फ ऊपर नीचे किया है, उसके फार्मूलाज के अंदर इक्वेशंस को पुट किया है। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने नहीं करना, क्योंकि ना ये आपका क्वेश्चन है, ये ना आपका कुछ रिलेट है। ये वो फार्मूला जो मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे वो फार्मूला ही जस्ट अप्लाई किया हुआ है। ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया अप्लाई किया है, तो ये आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, आपको सिर्फ उनके जो हैं चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पूरा पोर्शन है, ये स्किप कर दें, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसको समझते समझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा कि ये तो आपको फिर भी भूल जाएगा। लेकिन ना ये कोई क्वेश्चन है, ये सिर्फ उसने एक इक्वेशन निकालने का मेथड बताया जो मैंने आपको कहा है कि स्किप कर दें। और अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि अगर आप BS मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप BS मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं, आगे आपने फिजिक्स नहीं पढ़नी, तो इस तरह की फजूल तो नहीं कुछ हो सकता, माजरत, इल्म कभी फजूल नहीं होता, इस तरह की चीज़ों को आप स्किप कर दें ताकि इससे रिलेट आप अपना वक्त मत ज़ाया करें। ऐसा क्वेश्चन मेरे बड़े प्यारे प्रोफेसर कहा करते थे कि जिस चीज़ को करना और उसको भूल जाना और फिर करना फिर भूल जाना, और एग्ज़ाम के अंदर उसको लेके भी नहीं जा सकते उस इल्म को जो हमें भूल ही जाएगा, तो उस पर क्यों वक्त आपने ज़ाया करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको फेल्ड मोशन को भी आप देख लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ना आपने जरूर है, शायद आपको समझ आ जाए, मैं नहीं समझाऊंगा, टाइम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको पहले ऊपर निकाल के दे चुका हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने याद करना है। उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 1/2 mv का स्क्वायर है, ये v के अंदर उसने सिर्फ x/t पुट किया है, यानी कि x क्या है डिस्टेंस और t क्या है टाइम। तो वेलोसिटी का आपको पता था फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसको उसने डेरिवेशन के तौर पे यहाँ पे उसने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद v की जगह पे उसका स्क्वायर लिया 1/2 mv ओमेगा का, m ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि m जो m है, और यहाँ पे उसने v जो है एंगुलर वेलोसिटी के तौर पे, v वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, तो इसका स्क्वायर ले लिया और x का स्क्वायर ले लिया
और साइन, ये पूरी इक्वेशन आपने आगे से सिर्फ इतना सा पोर्शन याद करना है। ये जो एंड पे ये इतना सा फार्मूला आपको दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इतने से हिस्से को मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं कि आपके बेनिफिट की कौन सी चीज़ है। ये वाला इतना सा जो है आपने ये याद करना है, ठीक है। ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। उसके बाद आपने ये वाला भी याद करना है। ये अच्छा, ये वाला किस तरह से है, ये ऊपर की इक्वेशन आपने छोड़ देनी है, आपने इसको डायरेक्ट याद कर लेना, फार्मूले को 5-6 बार लिख ले। ऊपर का ये पोर्शन करने के बाद ये आता है, इसको आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने डायरेक्ट ये फार्मूला, ये एक पोटेंशियल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये काइनेटिक एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और यहाँ पे उनका सम है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनका सम कह रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये इतना सा ये जो पोर्शन है ये भी आपने लाजमी तौर पे कर लें। सम कैसे लिया, काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी, के काइनेटिक होती है, यू पोटेंशियल होती है, ये के की वैल्यू डाल दी, ये जमा डाला, और ये सेंटर में उसने पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों को जमा किया, 1/2 कॉमन था बाहर ले लिया, के एक्स स्क्वायर कॉमन था बाहर ले लिया, अंदर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जो होता है ना, ये जब जमा में होता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, आई मीन के साइन का स्क्वायर जो है हमारे पास प्लस कोस का स्क्वायर हमारे पास जो है, जो भी हो ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये फार्मूला है मैथ का, मैथ के फार्मूले अगर आपको अच्छे आते हैं तो पंगा ले लें, वरना आप ना क्विज वगैरह कर लें, वक्त मत जाया करो। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये साथ में एंगल जो मर्जी हो, ओमेगा टी ओमेगा सी जो मर्जी हो, एंगल का नहीं आपने देखना। तो इसको यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 से ضرب हो गया, तो फार्मूला एंड पे आपके पास क्या बन गया, ये वाला इतना सा, ठीक है, इतना सा फार्मूला बन गया। क्या करते हैं कि इतने से छोटे फार्मूले को भी यहाँ पे जो कर देते हैं अलग से, ताकि आपको मजीद मज़े से समझ आ जाए, ये ऐसे कर देते हैं, और ये वाला, और इस तरह से, ठीक है। आपने सिर्फ अंदर का ये वाला फार्मूला याद कर लेना, और ये इजी है, ये वाली इक्वेशन आपने लिख के भी देख लेनी। और आगे मैं आपको ये वाली चीज़ पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्लोज करता हूँ फिर काम करेगा। ये वाला पोर्शन भी जो है आपके लिए इतना अहमियत का हामिल नहीं है, इसको देखना आपने 0.8 और 9 को आपने अच्छे तरीके से स्प्रिंग के कोफिशिएंट देख लेने हैं, और अगर इसके रिलेट कोई क्विज मुझे मिला तो मैं आपको इसके क्विज वगैरह करवा दूंगा। आई मीन के मेरा दिल है कि एक क्विज की और शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करा दूं, पास्ट पेपर्स, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। तो ये नीचे का पोर्शन भी आप छोड़ दें अगर आप मैथमेटिशियन नहीं हैं। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 15। आई होप सो दैट आपको समझ आया होगा। मेरे ख्याल से अब आपको जो चीज़ें करनी है मैं आपको टिक टिक कर देता हूँ कि आपने इसमें से ये वाले पोर्शन, ये वाली चीज़ें आपने लाजमी तौर पर करनी है। आपने यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये लाजमी तौर पर करना है, और ये वाला पोर्शन वेरी वेरी लाजमी तौर पे करना है। वेरी वेरी लाजमी भी वैसे वही होता है जो नॉर्मल लाजमी होता है। ये वाला भी करना है, ये वाला भी करना है, और इसके अंदर यहाँ पे ये वाला फार्मूला याद करना है, ये वाला फार्मूला याद करना है, और ये भी आपने लाजमी तौर पे देख लेना है। काफ़ी इजी है, एक बार डेरिवेशन लो फिर दोबारा ले लो, ये भी एक क्विज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये वाले आपने चीज़ें नहीं करनी हो तो कर लें, मैंने मना नहीं किया। अपनी जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये आपने लाजमी करना है, ये करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने, अल्लाह आपका भला करे, आपके बच्चे जिए अगर हैं तो, अगर जो आप मेरे जैसे कुंवारी रूहें तड़प रही हैं, आई मीन के सुन्नत अदा करने के लिए कुछ नवा फतवा ना लगा देना। और यहाँ पे आपने ये फ्रेज़ को देख लेना हल्का सा, ये आपने करना है, ये करना है, और ये करना है, और बाकी आपने जो नीचे है वो ये चीज़ें आपने गलत वाला निशान आ गया। अगर आप मैथमेटिशियन नहीं हैं तो आपने नहीं करना, अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो आपने करना है। तो आई होप सो दैट कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो वीडियो के नीचे डाउन में राइट कोने पे आप देखो एक लाल सा बटन नज़र आ रहा है, उसमें आप अपना सर मारो, उसमें मुक्का मारो, थपकी दो, प्यार की कुछ भी करो, उसको सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और वो जो बेल आइकन है, वो जो घंटा है, वो किसी मंदिर का घंटा नहीं है, वो मेरे चैनल का घंटा है, उसको बजा दें और लाइक करें लाजमी तौर पे। और मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.